अरे बेटा, क्या यहाँ लॉन में बैठने आई हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अंदर कमरे में ही बैठा करो। पता नहीं कौन सा लड़का है कि यहाँ पे हर वक्त आकर बैठा रहता है। 10-15 दिन से मैं नोट कर रही हूँ, हर रोज ही वो आ जाता है। पता नहीं उसको क्या काम है। अच्छा जाओ, अब अंदर जाकर बैठो तुम। अरे अम्मी जान, अजीब बातें करती हैं आप। मैं कोई छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आप मुझको इस तरह समझा रही हैं उस लड़के के बारे में। वैसे भी मैं भी माली बाबा का इंतजार कर रही हूँ। मैंने अपने दोस्तों के लिए एक दावत रखी है, पीछे वाला लॉन साफ करना, कुछ लाइटिंग लगवानी है, इसलिए मैं उनको ही देखने आई थी यहाँ पर। लगता है आ गए हैं माली बाबा। अरे बिटिया, मुझे बिल्कुल याद था, आपने मुझे कल भी बताया था। मैं पीछे वाला लॉन ही सारा साफ करके आया हूँ। बहुत ही ज्यादा गर्द और खुश्क पत्ते थे वहां पर। मैंने सारी सफाई कर दी है। इंशाल्लाह शाम तक लाइटिंग भी लगवा दूंगा। अरे जज़ाकल्लाह माली बाबा, बहुत अच्छे हैं। और अम्मी जान उस लड़के को लेकर बहुत परेशान हो रही। आप जरा जाकर अम्मी के साथ उस लड़के को मना करें कि यहाँ हमारे घर के बाहर ना बैठा करे। अरे यार, तुम्हें क्या मसला है? तुम हर वक्त यही बैठे रहते हो कि तुम अपने घर नहीं जाते? तुम्हारा कोई घर बाहर नहीं है? जब देखो तुम यहीं पर बैठे होते हो। हमारे घर में जवान बच्चियां हैं, तो ऐसे तुम्हारा बैठना यहाँ अच्छा नहीं लगता। बेटा जाओ, उठो, यहाँ से अपने घर चले जाओ। अरे अंकल जी, एवी गुस्सा कर रहे हैं आप। आपका घर अंदर से शुरू होता है, बाहर से तो गवर्नमेंट की सड़क है। मैं वहां सड़क पर बैठा हूँ। और आप कौन होते हैं मुझे सड़क से उठाने वाले? आपके घर में तो नहीं आ जाता ना मैं। फजूल में गुस्सा करते रहते हैं आप। अजीब हैं आप यार। मैं आपके घर तो नहीं ना आता, फिर तो आपकी ये शिकायत भी बनती है। अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी है, वो बहुत गुस्सा करती है, इसलिए उसकी दोस्तें भी आने वाली हैं, तो वो लड़कों को देखेगी तो अजीब लगता है ना बेटा। तुम तो शरीफ घर के लड़के लगते हो और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम किसी के दरवाजे के ऊपर आकर यूं बैठ जाओ। अरे बीबी जी, मैं भी तो कई दिन से इनको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये साहिब तो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही इनको कुछ समझाइए। अच्छा यार, चला जाता हूँ। मेरा दोस्त मुझे लेने आता ही होगा। गुस्सा तो ना करो ना यार। वैसे भी मैं कोई गलत नियत से यहाँ नहीं बैठता। बेटा तुम्हारी नीयत का तुम्हें पता है या फिर हमें पता है या फिर अल्लाह जानता है? लोग तो इस बारे में नहीं जानते ना बेटा। लोग तो सवाल करेंगे, उंगलियां उठाते हैं। तुम जानते हो मेरी जवान बच्ची है और मेरा शोहर भी नहीं है। तुम इस तरह यूं आकर यहाँ बैठ जाते हो तो अजीब अजीब से सवाल लोग पूछते हैं। यकीन जानो बहुत शर्मिंदगी होती है बेटा। तुम समझदार हो, कुछ खुद भी समझने की कोशिश करो ना मेरे बेटे। अरे बीबी जी, देख लीजिए, सारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। लाइटिंग भी मुकम्मल हो गई है। बस छोटी बीबी को पसंद आ जाए ये सब कुछ। और शुक्र है आज वो लड़का भी नहीं आया। शुक्र है कल उसको समझाने का असर हो गया है। वैसे लगता तो वो अच्छे घर का है, पर पता नहीं यहाँ आकर उसके बैठने क्या मजबूरी है उस बेचारे की। अरे कोई मजबूरी नहीं बीबी जी, ऐसे लोगों की शक्लें ही मासूम होती है, अंदर से बड़े गुन्ने होते हैं ये लोग। इनसे बचकर ही रहना चाहिए। पता नहीं, हमें क्या पता कैसा है वो कैसा नहीं। और वैसे भी हम उसके बारे में क्यों अपनी बात करके जुबान खराब करें। जैसा भी है चला गया है ना, अब जान छूटी उससे भी। अरे वाह मैडम, आप तो बहुत ही अच्छा डांस करती हैं और आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। मैं रोज आपको देखता हूँ। आप कुछ नहीं बोलेंगी क्या मैडम जी? अरे हाँ हाँ, मुझे पता है तुम रोज हमारे घर के बाहर बैठे होते हो। मैं खिड़की में से तुम्हें देखती हूँ और तुम रोज आते हो अपने वक्त पर और शाम देर तक बैठे रहते हो। मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम रोज क्यों यहाँ पर आते हो। तो तुम ही बता दो ना, तुम क्यों आते हो यहाँ पर रोजाना हमारे घर? अरे मैडम जी, एक बात तो आपने गलत कर दी। मैं आपके घर थोड़ी ना आता हूँ, आपके घर के बाहर बैठता हूँ मैडम जी। वो दरअसल क्या है ना कि पिछले महीने से हमारी वाईफाई का सिग्नल कट हो गया है,
इसलिए जब एक दिन मैं आपके घर के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि आप लोगों ने अपने वाईफाई पे पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, तो एकदम मेरे मैसेज टुन 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 बजने लग गए। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सारे मैसेज चेक कर लूं। बस उसी दिन से मैं आपकी फ्री वाईफाई यूज करने के लिए आता हूँ। बस मेरा और कोई मतलब नहीं है और बस इसीलिए मैं आता हूँ मैडम। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। उस दिन से मैं यही समझ रही थी कि शायद तुम मुझे देखने के लिए आते हो, और मैं भी छुप छुप कर उस दिन से तुम्हें देखती थी। और पता नहीं क्यों मैं अपने दिल में बहुत अरमान जगाने लग गई थी। मुझे क्या पता था तुम यहाँ वाईफाई इस्तेमाल करने आते हो। अरे हाँ हाँ यार, नहीं अभी बात कर लो, कोई भी जो भी बात करनी अभी कर लो, घर जाकर बात नहीं हो पाएगी, वहाँ नेट नहीं आ रहा है ना। तुमको मैंने समझाया भी था हमारे घर के बाहर मत बैठा करो। अभी मैं तुम्हारा इलाज करती हूँ। मैं घर जाके सबसे पहले वाईफाई का पासवर्ड ही चेंज करती हूँ, फिर ही तुम यहाँ से दफा हो गए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग उठकर हमारे घर में वाईफाई फ्री की इस्तेमाल करने के लिए, गरीब लोग। अरे नहीं मैडम, बस एक हफ्ता रुक जाएं, एक हफ्ते के बाद 1 तारीख आ जाएगी, फिर हम अपना नेट नया लगवा लेंगे। प्लीज मैडम, एक हफ्ता मैं कैसे गुजारूंगा। लगता है अब फोन का ही पैकेज करवाना पड़ेगा, इसने तो सचमुच में वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है। अफसोस, कैसे गुजरेंगे ये दिन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ये कहानी एक गरीब मियाँ बीवी वहीद और साइमा की है, जो कि सेठ का एक बफलो पालते थे, और उसकी पाल पोषण के लिए ही जो भी उनको रकम मिलती थी वो सिर्फ उसी से अपना गुजारा करते थे। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो सारा दिन उस बैल की खिदमत करते थे और उसके लिए चारा इकट्ठा करते थे, और सारा दिन सिर्फ उसी के पीछे लगे रहते थे, क्योंकि वो बैल सेठ का बहुत ही पसंदीदा जानवर था, जो कि सेठ एक बार शिकार करने जंगल में गया था, वहाँ से पकड़कर लाया था। और बैल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मोटा ताज़ा था, जो भी देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। जबकि ये सारी मेहनत उन दोनों मियाँ बीवी की थी, जो कि दिन और रात सारा टाइम उसको देते और उसकी खिदमत करते और उसको पालते। जी सेठ साहब, आपने मुझे बुलाया, हुक्म करें। ये बैल आजकल इतना कमजोर कमजोर क्यों लग रहा है? ऐसे लगता है कि तुम इसका ध्यान नहीं रखते, इसको नहलाते धुलाते नहीं हो, ना इसको अच्छे तरीके से खाना खिलाते हो। मैं सामने नहीं होता, शहर चला जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसका ख्याल ही ना रखो। वहीद की बीवी साइमा भी बैल का बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। अरे खा ले मेरे बच्चे, मेरे चंदा, कुछ न कुछ खा ले, कितना कमजोर होता जा रहा है। पिछले 2-3 साल से हम तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं, फिर भी सेठ मेरे शोहर को इतना डांटता है तुम्हारी वजह से। पता नहीं क्यों वो ऐसा करता है, बहुत ही जालिम है सेठ तो। कितनी बार तुम्हें कहा है कि इसके पीछे इतना मत लगा करो। ये देखो मेरी गर्दन का क्या हाल किया है। आज 1 साल हो गया है मेरी गर्दन सीधी नहीं हुई। ऐसा इसने मारा था मुझे जहर लगता है ये। पता नहीं मेरे बेटे को क्या इसमें नजर आता है, जो अपने बच्चों की तरह इसकी पाल परवरिश कर रहा है। और तुम लोग भी पता नहीं क्यों सारा दिन जुटे रहते हो इसके पीछे। छोड़ दो इसका पीछा, अंदर आके मेरी गर्दन दबाओ जरा तुम। पता नहीं क्यों सारे इसके पीछे लगे रहते हैं। ये वहीद की माँ जी हैं, जिसको तो ये बैल बहुत जहर लगता है। फिर भी दोनों मियाँ बीवी किसी की एक नहीं सुनते। वो पूरे दिल के साथ बैल की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करते हैं, और बैल भी उनसे बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है, क्योंकि सारा दिन उनको खाना पानी वही देते हैं
और उसका शोहर तो रात को भी कई बार उसके पास ही रुक जाता था ताकि उसको कोई परेशानी ना हो पाए। देखो वहीद, हम शहर जा रहे हैं। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी गांव आना नहीं चाहता, वो वहीं शादी करना चाहता है। और हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, रोज रोज तो उससे मिलने नहीं जा सकते हैं ना। इसलिए मैंने तुमसे एक काम कहना था। तुम ऐसे करो, मेरा बैल किसी भी कीमत पर बेच दो। उसको बेचकर जो पैसे होंगे वो मुझे तुम दे देना। बस मेरा ये काम कर दो, बाकी सारी जमीनों के काम मैंने कर लिए हैं। मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है, ये भी वहीं रहेगी। शायद ही हम कभी फिर दोबारा वापस आए। जी सेठ साहब, जो आपका हुक्म, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बैल अच्छी कीमत में बिक जाए। हर कोई उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन शायद ही उसको कोई खरीदे, क्योंकि बहुत गुस्सीला बैल है, वो सबको मारता है। बिकता है या नहीं बिकता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे उसको तुम बाहर फेंक दो, हम उसको शहर हरगिज नहीं लेकर जाएंगे मेरे बेटे। इसको समझा दो कि वो बैल इसी महीने में बिक जाना चाहिए। जैसे मर्जी जुगाड़ लगाओ, वो बैल बेच दो बस। मुझे बिल्कुल हरगिज भी पसंद नहीं है वो बैल। कैसे मेरी गर्दन तोड़ी थी, अल्लाह अल्लाह करके आराम आया है। अपना शहर जाऊंगी तो कभी गांव का मुंह नहीं देखूंगी। सेठ की माँ तो बहुत ही गुस्सा होती है। वो पहले दिन से ही बैल से बड़ी नफरत करती है। वहीद और उसकी बीवी दोनों ही चले जाते हैं और बैल को बेचने की कोशिश करने लग जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी मंडी में किसके दाम नहीं लगेंगे। इस तरह का बैल तो कोई भी नहीं लेगा। जाओ जाके उसको ज़िबा करके उसका गोश्त खा लो। हाँ। सबसे पूछने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साइमा, तुम ही बताओ हम कैसे इसको बेचारे को बेचे। ये तो मुझे पसंद भी बहुत ही ज्यादा है। 3 साल से अपने बच्चों की तरह इसकी परवरिश करते आए हैं, और अब सेठ ने अचानक बाहर जाने का फैसला बना लिया है, तो इसकी जिम्मेदारी हमें दे दी है, वो भी बेचने के लिए। काश वो हमें तोहफे में ही ये दे जाते। मुझे तो सिर्फ ये अपने बच्चों की तरह प्यारा लगता है। मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा। इतना सुनते ही बैल वहीद की तरफ आना शुरू कर देता है और उसके पास आकर उससे प्यार करने लग जाता है। मुझे लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहता है। जरा देखो तो सही, ये बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है। ये जरा इस पे गौर करो, ये क्या कहना चाह रहा है। बैल को उन दोनों की बात सुनकर बहुत ही दिल में रहम आता है कि वो वाकई उससे बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और वो इंसानी आवाज में बोलने लग जाता है। तुम दोनों ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है और हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। मेरी बीमारी में भी तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों का साथ दूं। मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दौलत दूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को कुछ पैसे दूंगा, वो लेकर दे दो उस सेठ को और मुझे ख़रीद लो। और उसके बाद भी मैं तुम लोगों को और दूंगा और तुम अच्छी ज़िंदगी गुजारने लग जाओगे। ये लो पैसे, ले जाओ और मुझे ख़रीद लो जाके उस सेठ से। इतना कहते ही बैल उन दोनों के कदमों में गिर जाता है और माँ बाप समझते हुए बच्चों की तरह उनसे प्यार करने लग जाता है। मैं इधर ध्यान रख रही हूँ, तुम जल्दी से पैसे उठाकर छुपा लो, इससे पहले कि कोई देख ले। इतना कहते ही वहीद की बीवी साइमा बैल को लेकर घर की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। सेठ जी, आपने 50,000 का कहा था कि बैल बेच देना, और ये 1 लाख रुपया है, ये रख लीजिए। आज से बैल बिक गया है, आपका इस पर कोई हक नहीं है। आप पैसे ले लीजिए और हम बैल ले जाते हैं। जिसने खरीदा है उसके मालिक को दे देते हैं। मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये 3 साल तुम लोगों ने मेरी इतनी खिदमत की है, मुझे बच्चों की तरह पाला है, और मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ इनाम देना चाहता हूँ। ये सारी दौलत रख लो, ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होगी। इसमें तुम्हें पूरी ज़िंदगी कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। इससे एक अच्छा सा शहर में घर ले लेना और आसान ज़िंदगी गुजारना। यूँ किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी तुम लोगों को। लेकिन हो सके तो मुझे आज़ाद कर देना, ताकि मैं भी अपनी फैमिली के पास चला जाऊं। बैल के कहने के मुताबिक वो उसको आज़ाद कर देते हैं और वो अपनी फैमिली के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद वो शहर में बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। देखो मेरी राजकुमारी, कितना प्यारा घर है। इसमें अब हम दोनों पूरी जिंदगी रहेंगे। अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है। हमने उस बैल की बड़ी खिदमत की और उसने हमें इनाम में ये सिला दिया है। अरे आ जाए, जल्दी से खाना खा लीजिए,
अपने नए घर में बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि सारी हुक्मरानी अब उसी की तो होती है। अरे अब तो तुम बहुत मजे मजे के खाने बनाने लगी है और जूस भी कितना मजे का बनाती हो। वाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत ही ज्यादा रिज़्क अता फरमाया है। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है और तुम भी शुक्र अदा किया करो अपने रब का। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो सोने के लिए चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर वहीद आराम सुकून से सो जाता है। किसने सोचा था ये दिन भी आएगा। उस जादुई बैल की वजह से हमारी किस्मत बदल जाएगी और हमारे दिन फिर जाएंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब हम कितनी अय्याश जिंदगी गुजार रहे हैं। या अल्लाह तेरा इतना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। या अल्लाह तूने हमें बहुत ही ज्यादा नेमतों से नवाजा है। शुक्र रब तेरा। ये कहानी एक भूतिया हवेली की है जिसका मालिक सरदार था, जिसके 2 बेटे थे ज़ीशान और रेयान, और उसने अपनी जब जायदाद का हिस्सा किया तो ये हवेली ज़ीशान के नाम आई और ज़ीशान बाहर के मुल्क तालीम हासिल करने के लिए चला गया और वहीं पे उसने शादी की और अब कई सालों के बाद वो वापस आ रहा था। उसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा मना किया कि इस हवेली में स्टे ना करें, लेकिन वो बाज़िद था कि इस हवेली को साफ़ करवाया जाए। वो अपनी फैमिली को लेकर इसी में ही रहेगा। चंद दिन के लिए तो मैं आ रहा हूँ और मैं इसी में ही स्टे करूँगा। वो बहुत बाज़िद था। आखिरकार वो अपनी फैमिली को लेकर कराची एयरपोर्ट पर उतरता है और वो कई सालों के बाद पहली बार अपनी फैमिली को लेकर पाकिस्तान के लिए आता है और उसको लेने के लिए उसका छोटा भाई और भाभी उसका वेटिंग में इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो दोनों वहाँ से उसको लेकर उसकी हवेली में पहुँचा देते हैं। चलो भाई और भाभी को तो हमने टैक्सी करवा दी है। चलो ऐसे करते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी, अब हम भी घर के लिए निकलते हैं। काफी देर हो गई है हमें यहाँ बैठे हुए, बेटी भी इंतजार कर रही होगी। माँ को भी खबर सुना देते हैं कि भाई साहब आ गए हैं। माँ हवेली में ही अपने बेटे, बहू और छोटे पोते से मिलने के लिए आती है। अरे मेरे बच्चे, तू तो ऐसा गया, दोबारा वापस आने का नाम ही नहीं लिया तूने। पूरे 12 साल के बाद वापस आया है। तुझे क्या पता माँ के दिल पर क्या गुजरती है। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हें बहुत दुआएं दी और मैं बहुत खुश हूँ तुम बहुत कामयाब होकर वापस आए हो। माशाल्लाह, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। अरे तुम तो कहते थे मैं पूरा पाकिस्तान घूमूंगा, अब थोड़ा सा ही सैर करके थक गए हो क्या? बैठ गए हो यहाँ पर? चलो चलो उठो, अभी हमें दूसरे पार्क में भी जाना है। मैं तुम्हें अपने यहाँ सारी जगह की सैर करवाऊंगा। सैर के बाद आज उनकी अपनी माँ के घर में दावत भी होती है। अरे सुल्ताना, तुम्हें नहीं पता, वो लोग बाहर के मुल्क से आए हैं। उनके लिए ये वाले दाल चावल ना बनाओ, उनके लिए स्पेशल खाना बनवाओ। या ऐसे करो, KFC से कुछ बर्गर वगैरह मंगवा लो, वहाँ से कुछ ना कुछ मंगवा लो जो कि मेरे पोते को भी पसंद आ जाए। अच्छा सा खाना तैयार करो और अच्छे अच्छे बर्तन निकाल लेना। और याद रखना, कोई भी किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा फिर जाएगा, पता नहीं कब वापस आएगा फिर दोबारा। 1 महीने के लिए तो आया है और उसकी खातिरदारत में कोई कमी ना हो। मेरे बच्चों, आज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज मेरा घर भर गया है। आज मेरे सारे बच्चे मौजूद हैं घर में। मैं बयान नहीं कर सकती कि आज मैं कितना खुश हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आज। शाम को उसका छोटा भाई रेयान उसको हवेली में वापस छोड़ने चला जाता है और वो बहुत ही हैरान होता है। वहाँ पे अजीबो गरीब किस्म की हवा चल रही होती है, कुछ परेशान सा भी हो जाता है। ज़ीशान, मैंने गौर किया है, जिस दिन से हम हवेली में आए हैं सोनू कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता है। देखो हर वक्त ही अकेला ही बातें करता रहता है, दीवारों के साथ खेलता रहता है। मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ इसकी हरकतें देख देख कर। मैं भी कल से बहुत ही ज्यादा नोट कर रहा हूँ, ये अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करता जा रहा है। सोनू को लेकर उसके वालिदैन वाकई ही बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि वो वाकई अजीबो गरीब हरकतें करने लग गया था। एक दिन रात को अचानक जब सोनू अपने कमरे में अपने बेड के ऊपर लेटा होता है तो अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है।
कि कुछ शैतानी चीज़ें उसकी तरफ माइल होना शुरू होती हैं और सोनू को तंग करने की कोशिश करती हैं। तो चुड़ैल तुम हो जो मेरी फैमिली को इतना तंग कर रही हो। तुम चली जाओ, भाग जाओ हमारे घर से। तुम्हारा यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है इस घर से। ये मेरा घर है और मेरे बच्चों का घर है। तुम यहाँ से चली जाओ। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और मामला ठंडा रहता है। हानिया सोचती है क्यों ना वो अपनी दोस्त से मिलने जाए। वो अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है। जब वो अपनी दोस्त से मिलकर घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी दोस्त भी उसको अजीबोगरीब हक़ाइक़ इस हवेली के बारे में बयान करती है, जिसको लेकर हानिया और भी परेशान हो जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं इस हवेली के किसी भी बंदे को। इन्होंने तो मुझे बहुत आसान दिया हुआ है। अब मैं बताती हूँ इन लोगों को। ये लोग क्या समझते हैं, अभी मैं इनका हल करती हूँ। सुनो तुम लोग, ऐसे करो, तुम दोनों जाओ और उस बंदे को उठा कर लाओ। जब ज़ीशान अपने दोस्त से मिलने के लिए हवेली से बाहर निकलता है, अभी वो चंद कदम दूर ही जाता है कि चुड़ैल उसका इंतज़ार कर रही होती है। रुक जाओ, तुमने क्या सोचा था तुम हमसे बचकर निकल जाओगे? तुम हमारी मालकिन को तंग करोगे और बच जाओगे? तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। तुमने हमसे पंगा ले लिया है। अपनी ये घटिया बकवास बंद करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। क्यों तुम लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को तंग करना शुरू किया हुआ है? दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को मार दूंगा। याद रखना, मैं बिल्कुल नहीं डरता तुम लोगों से। तुम लोगों को डरने का कौन कह रहा है? तुम हमारी ताकत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। आप देखा, एक चुड़ैल का मुकाबला करने चले थे। चुड़ैल उसको घसीटती हुई पूरी हवेली में से निकाल कर ले जाती है और वो उसको बता देती है कि वो यहाँ पर कितने सालों से क़याम पज़ीर थी। अरे आपको कुछ पता भी है? भाई साहब को चुड़ैल पकड़ कर ले गई है और माजी और बाबूजी बड़े ही ज्यादा परेशान हैं और उनका बेटा तो रो रो कर हलकान हो जा रहा है। मैं उसको संभालती हूँ। आप माजी के साथ जाकर उनकी मदद करें भाई साहब को ढूंढने के लिए। और भाभी अपनी दोस्त के घर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। उनको भी इत्तला करें, जाए ना प्लीज, जल्दी करें। सब बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको मैं कब से फोन मिला रही थी और आप फोन उठा ही नहीं रहे थे। अब जाकर आप घर वापस आ गए। अरे अच्छा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम सोनू को संभालो, मैं कुछ करता हूँ। मैं माँ जी से पूछ कर आता हूँ कि अब क्या करना चाहिए हमें। बाबूजी को तो बहुत पता है इस बारे में। तुम्हें पता है ना कि बाबूजी को भी ऐसे ही एक बार चुड़ैल उठाकर ले गई थी, फिर उसका क्या बुरा हश्र किया था बाबूजी ने। तुम ऐसे करो, सोनू को जाकर अंदर खाना पीना खिलाओ और भाभी का मैं व्हाट्सएप तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम उनको भी कॉल करके बुला लो। और तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो ना, बच्चा डर जाएगा। और वो लोग बाहर से आए हैं पहले ही। अरे नहीं नहीं सोनू बेटा, तुम्हारे बाबा वापस आ जाएंगे। तुम्हें नहीं पता, जो तुम्हारे दादाजी है ना, उनको भी एक बार यही वाली चुड़ैल पकड़ कर ले गई थी। फिर तुम्हारे दादाजी ने उनके साथ बहुत ही बुरा किया था और वो डर कर भाग गई थी। इधर बैठो जरा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरह से चुड़ैलें उनके पास आई थी।
हमें ये हवेली चाहिए। देखो इस मालिक का, इसका हवेली का मालिक सरदार है ना, उसको उठा कर लाना है और तुम जल्दी से जाओ और उसको उठा कर लाओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ उठाकर, मैं जल्द वापिस आऊंगी, मैं जल्द वापिस आऊंगी। ओह तो ये हवेली है। अब मुझसे वो सरदार बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। अच्छा तो तुम यहाँ पर लेटे हुए हो मोटे सरदार। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी अपनी मालकिन को बता कर आती हूँ कि तुम यहाँ पर लेटे हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा भारी हो मोटे कहीं के, खाना ही बहुत खाते हो। अरे वो मोटा तो बहुत ही ज्यादा भारी है, मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा। ऐसे करो तुम मेरे साथ चलो, फिर हम दोनों उसको उठाकर ले आएंगी और अपनी मालकिन को सौंप देंगी। तुम्हें भी मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी, फिर हम दोनों को बदले में बहुत इनाम मिलेगा और हमें भी इस हवेली में रहने को मिलेगा। इतना कहते ही दोनों चुड़ैलें सरदार को उठाने के लिए चली जाती हैं। अरे ये देखो यहाँ पर लेटा हुआ है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि इसको केले को उठाना बहुत मुश्किल है। चलो ऐसे करो तुम मेरे साथ इसको उठाओ और हम अपने सरदार के पास पहुँचाते हैं इसको, फिर इसको समझ आएगी। हमसे कोई बच नहीं पाएगा, ये हवेली सिर्फ हमारी होगी। देखना हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हो सकता है हमें हवेली में रहने का मौका भी मिल जाए। हमारी चुड़ैल तो बहुत दयालु है, हमारी मालकिन। सरदार और उसकी बीवी अपने बेटे ज़ीशान को ढूंढने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो पूरे गांव की जगह जगह जहां पर पता चलता है कि यहाँ पर चुड़ैल का साया है, वहां पर उसको ढूंढते हैं। देखो मेरे बच्चों, तुम सब मिलकर नमाज और कुरान पढ़ो और मिलकर दुआ मांगो। इंशाल्लाह हम इस चुड़ैल से पीछा छुड़वा लेंगे। एक बार वो मुझे भी ले गई थी, फिर मैंने भी अल्लाह का नाम लिया था और मैं आज़ाद हो गया था। तुम सब मिलकर अल्लाह के सजदे में जाके गिरो और नमाज पढ़ो और सब दुआ मांगो और चारों कुल पढ़ पढ़ कर अपने पूरे घर में फूंक को मारो और अपने ऊपर भी फूंक मारो। इंशाल्लाह उस चुड़ैल का साया इस हवेली से चला जाएगा। मैं हूँ सरदार चुड़ैल, मुझसे मुकाबला करने चली है बुढ़िया। मैं तुझे बताती हूँ मुझसे मुकाबला करने का। तू अपने शोहर को रोक दे, तो वो मेरे खिलाफ ऐसी साजिश चल रहा है, जरूरत पड़ रहा है। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी, खा जाऊंगी। रात चुड़ैली की सरदारनी आई थी और वो मुझे बहुत डरा कर गई है। उसने कहा है अपने शोहर को रोको कि वो मुझे तंग ना करे। अरे प्लीज कुछ करें, अब उसको रोकना होगा। इसके बाद तो वो हम लोगों को खाना या मारना शुरू कर देगी। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो तो अब घर आकर परेशान करना शुरू कर दिया है उसने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चुड़ैली तू कहाँ पर है? यहीं पर पेश हो जाओ। इस दरख्त के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा वरना। अल्लाहु अकबर। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तुम मुझे छोड़ दे मुसलमान बंदे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे आग क्यों लग रही है? मुझे छोड़ दो, मैं इस हवेली से चली जाऊंगी। मुझे बचाओ कोई। तुम दोनों का तो मैं फिर पूछूंगी। मुझे छोड़ दो, मेरी जान क्यों निकल रही है? मुझे
ध्यान रखा। मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोग इतनी दूर से हमसे मिलने आए हो। लेकिन मेरे बेटे ज़ीशान, याद रखना, अगली बार तुम आओगे तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये काम और कारोबार तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ऐसे करो, पाकिस्तान में ही कोई काम कर लेना। अब की बार तुम आओ तो वापसी का बिल्कुल भी नहीं सोचना, और हम इंशाल्लाह सब मिलकर इस हवेली में ही रहेंगे। और तुम लोग जल्द अज जल्द वापस आना मेरे बच्चों। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम लोगों के लिए दुआ करती रहूंगी। इस तरह ज़ीशान की पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ बहुत ही यादगार महीना यानी कि उसकी छुट्टियां वेकेशंस गुजरती हैं और वो हमेशा याद रखेंगे। और वो अमेरिका जाने के लिए दोबारा से फ़्लाइट पकड़ लेता है। इस तरह वो पाकिस्तान को अलविदा कह देता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह। ये कहानी एक देहाती फैमिली की है जो हर साल बहुत ही मेहनत और मजदूरी से काश्तकारी का काम करती और सब्जियां और फल उगाते थे। नया सीजन शुरू होते ही वो काम पर लग जाते हैं। देखो शगुफ्ता और बेटे हसन, मैंने ये सारी जमीन पर बीज डलवा दिए हैं और पानी भी लगवा दिया है। अब आप लोग देखना, इंशाल्लाह हमारे घर में पहले से भी ज्यादा खुशहाली आएगी और बहुत ही ज्यादा अच्छी फसल होगी। बस आप लोग मिलकर दुआ करना, क्योंकि दुआ उसी वक्त ही रंग लाती है जब घर वाले सारे मिलकर दुआ करें। और मैं चाहता हूँ इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी हो, तो मैं अपने घर के 2 कमरे और डाल लूँ, क्योंकि अब मेरा बेटा भी तो बड़ा हो रहा है ना। कुछ वक्त बाद ही उनकी फसल माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। अरे आपके छोटे भाई वकास और उसकी बीवी मुख्तारा का खेत तो ऐसे ही पड़ा है। लगता है उन्होंने सही तरीके से इस बार भी तवज्जो नहीं दी। पिछले साल भी उनको बहुत नुकसान हुआ था। लगता है इस बार भी वो मेहनत नहीं कर पाए। वकास नियाज का छोटा भाई था। वो भी इसी तरह खेतीबाड़ी का काम करता था, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करता था। नियाज की फसल बहुत खूब हुई थी। उसकी मेहनत और दुआएं बहुत रंग लाई थी और वो बहुत ही कामयाबी के साथ बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर गया था। माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत फल दिया था उसको इस बार। तुमको कहा भी था 2-4 काम वाले नौकर रख लो, लेकिन तुम हो कि कंजूसी की हद करते हो और सारी फसल खराब हो गई, कीड़ा लग गया। स्प्रे करने के लिए भी तुमने किसी को भी नहीं बुलाया। अब देखो इसका अंजाम। नियाज भाई पता नहीं अपनी फसलों में कौन सा बीज डालते हैं, हर बार उनका ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करते हैं, और हमारी जमीनें हर बार कीड़े खा जाती हैं और पता नहीं क्या होता है। हम पहले से भी गरीब होते जा रहे हैं। ये देखो तुम अपने भाई की फसल माशाल्लाह कैसे फलों और सब्जियों से भरी पड़ी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कब अकल आएगी। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि उनसे कुछ सीख लिया करो, लेकिन तुम हो कि नहीं, कोई काम करने के काबिल ही नहीं हो तुम। बड़े भाई की फसल देखकर दोनों आपस में ही लड़ने झगड़ने और हसद करने लग जाते हैं। वो भी अपने भाई की तरह हर साल ही फसल उगाते हैं, लेकिन उनकी फसलों में बिल्कुल भी कोई भी तरक्की नहीं होती, बल्कि उनकी सारी फसलें कीड़े खा जाती हैं। जब से मैंने उनसे अपना हिस्सा मांगा है उसके बाद से मैं तो घटता ही जा रहा हूँ और बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ, और भाई ने तो चुगनी तरक्की कर ली है। अरे भाई साहब, माशाल्लाह आपकी फसल तो इस बार भी बहुत ही ज्यादा रंग लाई है। हम आपको मुबारकबाद देने आए थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा रिज्क अता फरमाया है और आपकी खेतों और फसलों में बहुत ही ज्यादा फल और सब्जियां हुई हैं। माशाल्लाह आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है भाई साहब। बिल्कुल बेशक मेरे छोटे प्यारे भाई, ये मेहनत और दुआओं का ही नतीजा है कि इस बार फिर मेरी फसल बहुत रंग लाई है। अल्लाह आप दोनों की फसल को भी कामयाबी अता फरमाए। आप लोग भी मेहनत किया करो। मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम इस छोटे से मकान में ही कितने सालों से रह रहे हैं, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब तो मुझे हसद और जलन होने लगी है तुम्हारे भाई से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी सारी फसलों को आग लगा के आ जाओ, ताकि वो कभी दोबारा फसल उगाने के काबिल ना रहे। मुझे बहुत जलन है। मुख्तारा, मैंने भाई की सारी फसलों को आग लगा दी है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि उसमें भाई भी जल गए हैं। भाई बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मैं अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दुआ करो भाई को कुछ ना हो। दूसरी तरफ शगुफ्ता अपने शोहर के लिए खाना बना रही थी, जो कि अपने बेटे के हाथ भेजना चाहती थी।
लेकिन उस बेचारी को क्या ही पता था कि उसका शोहर इतने बड़े हादसे का शिकार हो चुका है। हसन बेटा, तुम घर में ही खाना खा जाना और अपने पापा के लिए वहाँ पर खाना लेकर जाओगे तो वहीं पर रुक जाना। कल इतवार है ना, तो तुम्हें स्कूल से छुट्टी है, तुम्हारे पापा का भी दिल लगा रहेगा, तुम उनके पास ही रात को रुक जाना। उनसे कहानियाँ वगैरह ना सुनने बैठ जाना, उनको आराम करने देना, वो सारा दिन के थके होते हैं। हसन जब अपने बाप के लिए खाना लेकर वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसका बाप रोज जोर जोर से रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और उनकी सारी फसलें आग पकड़ी होती हैं और वो उसका बाप भी उसमें जला होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में होता है। ये सब देखकर हसन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन घर जाकर अपनी माँ को लेकर आता है ताकि उसके बाप की कोई ना कोई मदद कर सके। शगुफ्ता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पता नहीं किस दुश्मनों ने हमारे सारी फसलों को आग लगा दी है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। उन्होंने तो मुझे भी नहीं बख्शा, मैं भी वहीं पर लेटा हुआ था और मैं सारा जख्मी हो गया हूँ, बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था। तो बेटे को भेजा कि अपनी माँ को बुला कर लाओ। सारी हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, बस अल्लाह ही हमारा हामी और नासिर है। शगुफ्ता अपने शोहर नियाज को लेकर घर चली जाती है ताकि वो कुछ आराम कर सके, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होता है। पता नहीं कौन हमसे इतनी जलन और हसद रखता है, पता नहीं कौन हमारा दुश्मन है जिसने हमारे और शोहर को भी नहीं बख्शा। या अल्लाह, इनको आराम दे दे, इनके अलावा तो हमारा कोई सहारा नहीं है। मेरे खुदा, मेरे शोहर को जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे। मेरे मौला, मेरी मदद फरमा, मेरे शोहर को ठीक कर दे। या अल्लाह, तू ही हमारा हामी और नासिर है। मेरे मौला, तेरे अलावा तो हमारा कोई नहीं है और यही तो हमारी दुनिया का सहारा है। मेरे मौला, मेरे शोहर को आराम दे दे जल्दी से। और दुश्मनों, तुम्हारा कोई खाक ना रहे, तुम लोगों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। वो अपने शोहर की बहुत देखभाल करती है, जिसको लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। आप बिल्कुल आराम कीजिए, हमारे पास बहुत ही ज्यादा जमा पूंजी है। आप तो जानते हैं पिछले चंद सालों में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा नवाजा है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, रोजी को लेकर मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। बेशक हमारा अल्लाह हमें बहुत नवाजा है, इस बार ना सही तो अगली बार और इससे भी ज्यादा देगा। लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि वो कौन दुश्मन है जो चाहता नहीं कि हमारे घर में हरियाली रहे, हमारा घर खुशियों से भरा रहे। पता नहीं कौन है जो इतना हासद है कि उसने हमारी फसलें भी जला दी। जो भी है, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हमारा अल्लाह इंसाफ करने के लिए बैठा है, आप परेशान नहीं हो। अल्लाह हमें उससे भी बेहतर रिस्क अता फरमाएगा जो कि दुनिया वालों ने हमसे छीना है। बेशक अल्लाह ही देने वाला है। वो अपने शोहर की परेशानी को कम करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा हौसला देती है। देखो, सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा बचा है जहाँ आग ने नहीं पकड़ा, सिर्फ ये सब्जियां बची हैं। कोई बात नहीं, इन सब्जियों को निकाल कर हम बेच देंगे। इसके बाद हम सारी जमीन साफ करवाएंगे और अच्छे तरीके से नई फसल उगाएंगे। इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला हमें इससे भी 4 गुना ज्यादा रिस्क अता फरमाएगा और हासदीन हसद कर 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 जल जाएंगे। भाई साहिब, आपकी फसलों में आग हम दोनों ने मिलकर लगाई थी। हम बहुत ही ज्यादा हसद और बहुत ही ज्यादा लालच में आ गए थे। हम बहुत ही ज्यादा जलने लग गए थे। आपकी फसलें इतनी ज्यादा हरियाली कर रही थी, इतना ज्यादा फल पैदा कर रही थी, इतनी ज्यादा सब्जियां पैदा कर रही थी, और हमारी फसल पिछले 4 या 5 सालों से हमेशा ही जल जाती थी या कीड़े खा जाते थे उनको। हम बहुत ही ज्यादा लालच में आ गए थे। भाई, हमें माफ कर दें, हो सके तो हम आपके गुनाहगार हैं। अगर आप चाहते हैं हम अपना ये छोटा सा घर आपको दे देते हैं। अरे नहीं वकास, मैं क्या करूंगा तुम्हारा ये घर लेकर, यही मैंने ही तो तुमको दिया है मेरे प्यारे भाई। तुम्हें जलने की जरूरत नहीं थी, तुम एक बार मुझे कह कर तो देखते। अच्छा ठीक है, अगर अब तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। उन सब की बातें सुनकर शगुफ्ता भी वहाँ आ जाती है। नहीं नियाज, हम इसको बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। इसने सिर्फ हमारी फसलों को ही नहीं जलाया, बल्कि इसने आपको भी जलाया है। आप भूल गए हो कैसे 2 महीने में आपको इतनी मुश्किल से आराम आया है। अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मैं और मेरा बेटा कैसे इस
हमसे ये सारी दौलत भी छीन लेता। इसकी तो यही नियत थी, ये यही चाहते थे। इस तरह के लोग सिर्फ दौलत के पुजारी होते हैं, इनको रिश्तों का कोई लिहाज नहीं होता। अरे नहीं भाभी, इस बार हम आप लोगों के साथ काम कर कर आपका सारा नुकसान पूरा करेंगे। खुदा के वास्ते हमें माफ कर दे, हम सच में बिल्कुल ही शर्मिंदा हैं। अगर हम शर्मिंदा ना होते, हम यहाँ पर अपनी गलती का एतराफ कभी नहीं करते। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा भाभी, हम आपके बहुत बड़े गुनाहगार और मुजरिम हैं। फसलों का नया सीजन आते ही सारे काम में जुट जाते हैं और वो पहले से भी ज़्यादा खेती बाड़ी करते हैं और ज़्यादा चीज़ें उगाते हैं। सब मिलकर इतनी मेहनत करते हैं कि 4 चांद लग जाते हैं और उनके घर में हरियाली ही हरियाली, खुशियाँ ही खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा रिस्क आ जाता है। देखा जी, मैंने आपको कहा था ना कि अल्लाह हमें पहले से भी ज्यादा नवाजेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है। राहिला अपनी बेटी वीना के पास जाती है। स्वीटहार्ट, यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? बाहर आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डिनर तैयार किया है और तुम यहाँ पर बैठी हुई हो। चलो शाबाश, उठो जल्दी से बाहर आओ ना। मैं स्वीटहार्ट, नो मॉम, आई नो नीड फॉर एनी डिनर। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं बाहर खाना खा कर आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको बोला तो था, आप खा लिया करो। ओके स्वीटहार्ट, कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, बाय। कॉलेज में वीना की मलाइका के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो हर वक्त उसके साथ बहस मुबासा ही करती रहती थी। तुम जैसे मिडिल क्लास लोग क्यों इस तरह पर्दा सा ओढ़ कर रखते हैं? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे जैसे ब्रांडेड ड्रेसेस को, इसीलिए तो ये नकाब से चढ़ा कर रखती हो तुम हर वक्त। गरीब कहेगी। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में तुमने? हाँ मैंने देखी है, अपनी शक्ल आईने में बिल्कुल अच्छी है। अल्लाह ने बनाई है तो अच्छी ही होगी। और वैसे भी मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और पर्दे का हुक्म मुझे इस्लाम देता है, तो जाहिर बात है मैं तो पर्दा करूँगी। वीना अपने खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और वो उसको वहां से मारकर भाग जाती है और सारे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बदतमीजी से पेश आई होती है और सबको बहुत अजीब लगता है उसका ये बिहेवियर। उसका क्लास फेलो समीर उससे पूछता है, क्या हुआ मलाइका, आज फिर उसने कोई हंगामा कर दिया है ना तुम्हारे साथ? पता नहीं वो क्यों इस तरह करती है। अरे नहीं समीर, छोड़ो, मैं उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वो वैसे भी जैसे ऐसे लगता है ज़हनी मरीज होती है। पता नहीं वो क्यों ऐसे करती है। समीर दिल ही दिल में मलाइका को बहुत पसंद करता था और वो उसके इस तरह के इस्लामी बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार लड़की भी थी। लेकिन चुपके चुपके वीना उसको पीछे से देखती रहती थी और उसका पीछा करती थी और हमेशा जानती थी कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। पता नहीं वो लड़की मुझे क्यों इतनी अच्छी लगती है, कितनी मासूम और भोली सी है और वैसे भी इस्लाम की पूरी पाबंद है, पर्दे का भी ख्याल रखती है और हर वक्त नमाजें भी अदा करती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़रूर पापा से उसके बारे में बात करता हूँ और एक मुसलमान मर्द को ऐसी ही तो लड़की चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए होती है। एक नेक, पाकीज़ा और अच्छी समझदार लड़की, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वीना, क्या बात है, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे फोन कर कर यहाँ पर क्यों बुलाया है? आखिर क्या मकसद था तुम्हारे यहाँ बुलाने का? तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, क्या मैं तुम्हें बुला भी नहीं सकती? मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाह रही थी तो मैंने सोचा जो पहले का टाइम है मैं तुम्हारे साथ पार्क में स्पेंड कर लूं, इसीलिए मैं तुम्हें पार्क में लेकर आई हूँ। और अब तुम इतना नाराज हो रहे हो। अरे तुम्हें कुछ याद भी है? कल को पेपर है और तुम मुझे कह रही हो कि तुम नाराज हो रहे हो? अजीब लड़की हो तुम। अरे भाई, मुझे तो अपने बाप का सहारा बनना है, उसका पूरा कारोबार संभालना है। मैं ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं पढ़ना तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज का डिनर मेरे साथ करो, फिर चाहे जो दिल में आए करते फिरना। आज का डिनर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंज किया है, बहुत ही खास है आज का डिनर और मैं तुम्हें सरप्राइज भी दूंगी। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ। वैसे मुझे तुमसे ये बचपने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चलो जल्दी करो, कहाँ जाना है? फिर मुझे पढ़ना भी है, घर जाकर बाबा नाराज होते हैं। वीना समीर को डिनर करने के लिए बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है।
अरे ये कैसी बातें कर रही हो, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, ये किस तरह की हरकतें कर रही हो तुम मेरे साथ? कोई शर्म हया भी है तुम्हारे अंदर? मैं तो समझता हूँ तुम सिर्फ कपड़े ही इस तरह के पहनती हो, लेकिन तुम्हारी तो जहनियत ही पूरी नंगी है। बहुत ही बेशर्म लड़की हो तुम। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ ना अभी प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बिल्कुल भी, एक पल भी। समीर के पापा का बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होता है और वीना की मम्मा वहीं पर चली जाती हैं उनको उसके बारे में शिकायत लगाने के लिए जो रात उसने किया था। आप जानते भी हैं आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। वो रात से खाना भी नहीं खा रही, बिल्कुल खामोश बैठी है अपने कमरे में। देखिए बहन जी, इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। मेरे बेटे ने उसको कोई ख्वाब नहीं दिखाया। जो भी किया है आपकी बेटी ने खुद ही अपने दिल में उसके लिए प्यार मोहब्बत के अरमान जगाए हैं। और मेरे बेटे की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। आप जानते भी हैं आपके बेटे की वजह से मेरी बेटी बिल्कुल जहनी मरीज बन के रह गई है। रात से एक लफ्ज भी नहीं बोला और ना ही एक लुकमा खाया उसने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भाई साहब, बहुत परेशान हूँ मैं। दोनों की आपस में बहुत ही बहस और तकरार होती है। आखिरकार मामला दफा कर दिया जाता है और वो चले जाते हैं। बेटा वो वीना का क्या चक्कर है? उसकी माँ आई थी आज मेरी बुटीक में और बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही थी। क्या हुआ बेटा? कुछ बताना पसंद करोगे क्या अपने बाप को? मेरे बेटे, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो बेटा तुम मेरे साथ अपने मसाइल को शेयर कर सकते हो सकता है मैं इनका कोई हल निकाल लूं। अब्बाजान, वीना बहुत ही बदतमीज और बदतहजीब लड़की है। बेटा वो जितनी भी बदतहजीब है, लेकिन मैंने तुमको तो तहजीब सिखाई है ना। औरतों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, जानते हो ना सब। अब्बाजान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं तमीज और तहजीब के दायरे में ही था। अब्बाजान, आपको नहीं पता, उसने मुझे होटल में बुलाया खाना खाने के लिए और मेरे साथ पता नहीं किस किस तरह की हरकतें करने लग गई और मुझे मुझे बहुत बिल्कुल बुरा लग रहा था। वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। अब्बाजान, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की लड़कियां नहीं पसंद। आप तो जानते हैं मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और मुझे पाकीज़ा और साफ सुथरी लड़कियां पसंद है। अपने बेटे समीर की बात सुनने के बाद वो मलाइका के घर चला जाता है ताकि उसके लिए रिश्ता मांग सके। अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, वैसे मुझे लगता है मैंने आपको कभी कहीं देखा तो नहीं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। कौन है आप भाई साहब? मलाइका की वालिदा समीर के वालिद को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। हाँ जी बहन जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा। दरअसल मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। बेटी के रिश्ते के लिए? अच्छा चले आप बैठे तो सही, बाकी बातें बैठकर करते हैं। अरे भाई साहब आप बैठिए, मैं मलाइका से कहती हूँ आपके लिए चाय बनाकर लाती है। अरे नहीं नहीं बहन जी, चाय की कोई ज़रूरत नहीं। चाय भी फिर कभी पियेंगे। अभी आप यहाँ आकर बैठिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज़। भाई साहब आपने अपने बारे में जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही है और आपके बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरी बेटी ने बहुत तारीफें की हैं उसकी। अरे बहन जी, आप तो जानती हैं कि उसकी माँ नहीं है। वो काफ़ी साल पहले चल बसी है। अब वो माशाल्लाह पढ़ लिख भी गया है और बच्चों के पेपर भी हो गए हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि उसका रिश्ता कर देते हैं। फिर जब वो अच्छे तरीके से काम सीख जाएगा तो फिर मैं उसकी शादी कर दूंगा। बस इसी सिलसिले में आपके पास हाजिरी हुई थी। भाई साहब मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरी भी इकलौती ही बेटी है और मैंने उसकी शादी करनी है। लेकिन एक बार मैं मलाइका से पूछूंगी ज़रूर। बच्ची की रजामंदी के बिना मैं ये कदम नहीं उठा सकती। हाँ हाँ बहन, ज़रूर पूछिएगा। आखिर ज़िंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है, इन्हीं की रजामंदी ज़रूरी होती है। हम लोगों ने तो इनके साथ ही रहना है हमेशा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी प्यारी बेटी इधर आओ। मेरा बेटा समीर तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। तुम क्लास की बहुत लाइक और फाइक लड़की हो और वो कह रहा था कि तुम्हारे पेपर भी बहुत अच्छे हुए हैं। माशाल्लाह अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मेरी बच्ची माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
जी अंकल, माशाल्लाह मेरे पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए हैं। अब तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अपनी अपनी मम्मा के साथ ये वक्त गुजारूंगी इंशाल्लाह। बस तुमसे ही मिलना था। अच्छा बेटी, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। अरे नहीं भाई साहब, बैठिए आप जरा। जाओ मलाइका, भाई साहब के लिए चाय बनाकर लेके आओ जल्दी से, और साथ में कुछ शामी कबाब भी तल लाना। जी अम्मी, मैं बिल्कुल अभी लेकर आती हूँ। इस तकल्लुफ की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह हम कुछ दिन तक दोबारा वापस आएंगे और फिर अपनी बेटी के साथ बैठकर डिनर करेंगे। जी जी जरूर भाई साहब, जब भी आपका दिल करे जरूर आइएगा। समीर को भी लेकर आइएगा। मम्मा, मैं बिल्कुल गलत थी। मैंने ज़माने को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की। मैंने यही समझा कि जैसी भेड़ चाल चल रही है मैं वैसे ही करूँ। मैं भूल गई थी कि मैं एक मुसलमान लड़की हूँ और एक मुसलमान लड़की का फर्ज होता है साफ और पाकीज़ा जिंदगी गुजारना, पर्दे में रहना। अब मैं समझ गई हूँ माँ, मर्द कभी भी उस औरत की इज्जत नहीं करता जो ऐसी हुरिया हालत में अपने आप को पेश करती है। मर्द हमेशा पाक, साफ और पाकीज़ा लड़की से ही प्यार करता है। माँ, अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, एक इस्लामी जिंदगी बसर करूंगी, अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के नाम कर दूंगी। माँ, मैं बहुत गलती पर थी। अपनी बेटी वीना का ये बदलता हुआ रवैया देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी बेटी की माँ होती है और अपने दिल में यही ख्वाहिश पैदा करती है कि उसकी बेटी को सब लोग नेक और इज्जतदार समझें। मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह हमें उस चीज़ से नवाजता है जो कि हमारे हक में बेहतर होता है। इसीलिए तो वीना आज एक अच्छी और नेक पाकीज़ा लड़की बन जाती है। या अल्लाह, मेरी तमाम कोताहियाँ माफ़ कर देना मेरे खुदा। ये कहानी एक औरत खतीजा की है जो कि बहुत ही नेक और पाकीज़ा औरत थी और वो शादीशुदा थी। एक दिन वो बाज़ार गई सब्ज़ी लेने, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो वहाँ फंस जाती है और परेशान हो जाती है। वो जल्द अज जल्द घर जाने की कोशिश करती है क्योंकि उसका शोहर बहुत ही जालिम किस्म का इंसान होता है। तुम सिर्फ 1 घंटे का कहकर गई थी और अब 3 घंटे हो चुके हैं। ये क्या बात होती है? तुम एक बार घर से निकल जाती हो, दोबारा तुम्हारा घर आने का दिल नहीं करता क्या? आपको तो पता है मैं बिला वजह घर से बाहर नहीं रहती। वो मैं घर के लिए कुछ ग्रोसरी लेने गई थी, लेकिन रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई, इसी वजह से मुझे देर हो गई। बस इसी बात पर वो उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। जाओ, दफा हो जाओ अब यहाँ से। यहाँ क्या कर रही हो खड़ी? देख रही हो मेरी तरफ? जाके खाना बनाओ अब, कि यही खड़ी रहोगी बुत बनकर, कामचोर औरत। तुम औरतें होती ही क्या हो? हमारी पाँव की जूती होती हो, धूल होती हो हमारे पाँव की। दफा हो जाओ। आप लोग अगर किसी की बेटी को ब्याह कर ले आते हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि आप उसको खरीद कर लेकर आई हैं और उस पर कोई भी जुल्म करेंगे। इतना सुनते ही बिलाल गुस्से से बेकाबू हो जाता है और उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। लगता है बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, जुकाम नजला हो गया है, लगता है सर्दी की वजह से ठंड लग गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई मेडिसिन भी नहीं ला कर देगा यार। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर क्या करूं? मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना, और ये सब बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का मौका देती हैं। हाँ बाजान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को गुस्सा ठंडा रखने के लिए, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। अपने बेहतरीन वक़्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो बेटा, क्योंकि तुम्हारे सब काम नमाज के बाद ही कबूल होंगे इंशाअल्लाह। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, अल्लाह तुम्हारी हर काम में आसानी अता फरमाए। इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है मेरे बेटे, इसमें औरत को बहुत इज्जत दी गई है और तुम्हें भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी जिसको तुम ब्याह कर लाए हो। बाप की बातें उसके दिल में घर कर जाती हैं और वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। अरे बिलाल भाई, माशाल्लाह आप तो पक्के नमाजी हो गए हो। या अल्लाह, मुझे ऐसा नमाजी बना दे
कि मेरा फिर नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। वो अल्लाह के हजूर अपने लिए दुआ करके आया था क्योंकि उसमें गुस्सा करने की बहुत आदत थी और उसने अपनी बीवी को बहुत ही सताया था। वो बहुत ही दुआ करने के बाद और नमाज पढ़ने के बाद घर की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी खतीजा उसको अपनी बीमारी के बारे में आगाह करती है, जिसको सुनकर फिर दोबारा से वो गुस्से और तैश की हालत में आ जाता है और वो उसको फिर से डांट डपट कर और गुस्से में वहां से भगाने के लिए कहता है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर मैं बीमार हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर ये सारा घर का सामान आप मुझे ला दिया करें तो मुझे ये नौबत ही ना आए कि मैं घर से बाहर जाऊँ या किसी वजह से बीमार हो जाऊँ। आपको खुद भी सोचना चाहिए, ये काम खुद करने चाहिए। जब शोहर के हकूक की बारी आती है तो तुम मर्दों को इस्लाम याद आ जाता है, और जब बीवी के हक की बारी आती है तो तब तुम लोगों का इस्लाम कहाँ चला जाता है, कहाँ खो जाता है अकल तुम्हारी? बोलो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? अम्मी जान, मैं अपने गुस्से पर काबू करने की बहुत कोशिश कर तो रहा हूँ। मैं नमाजें भी पढ़नी शुरू करती हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ। तुम्हारी ये सब नमाजें दुआएं तब तक कबूल नहीं होनी जब तक तुम्हारे दिल में सिला रहमी नहीं जागेगी अपनी बीवी के लिए। जब तक तुम उसके साथ शफकत से पेश नहीं आओगे, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। याद रखना मेरे बेटे। अपनी माँ से बात करने के बाद वो अपने दिन भर के काम को ख़त्म करने के लिए अपने कंप्यूटर पर जाकर बैठ जाता है, जिसमें वो थोड़ा सा ऑफिस का काम करके रात को सोने के लिए जाना चाहता है। लेकिन वो जब वॉशरूम में जाता है तो वॉशिंग मशीन ऑन होती है। जब वो उसको बंद करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा करंट का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसको अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जैसे कि वो अभी मर जाएगा। उसकी बीवी खतीजा उसको टीवी लॉन्च में लेकर जाती है और उस खाना पानी पिलाती है ताकि उसकी तबीयत पहले से थोड़ी संभल जाए। जब वो पहले से कुछ बेहतर महसूस करता है तो वो उससे पूछती है, वॉशिंग मशीन काफी दिनों से खराब है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं ठीक करवा दूंगा। खतीजा उसके बदलते हुए रवैये को महसूस कर लेती है। देखो, तुम्हें कोई भी काम होता है तो तुम मुझे बताया करो, मैं ला दिया करूंगा बाजार से सारा सामान। और घर में भी अगर कोई चीज खराब है या जिस चीज के बारे में तुम्हें जरूरत है वो मुझे तुम फौरन बता दिया करो। हो सके तो मेरे बुरे सलूक के लिए मुझे माफ कर देना, जो जाने जाने में करता आया हूँ। आपने इतना ही कह दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। आप तो मेरे शोहर हैं और आपकी इज्जत मैं शुरू से करती आई हूँ, लेकिन बदले में बीवी को भी इज्जत ही चाहिए होती है। शोहर के दिए गए तोहफों में सबसे अजीज तोहफा इज्जत ही तो होता है बीवी के लिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज से तुम्हारी बहुत इज्जत करूंगा। मैं मौत के बहुत करीब से होकर आया हूँ। फिर मुझे समझ आई, मुझे महसूस हुआ कि इंसान की सारी अना खत्म हो जाती है। रहीम की रहमत का तलबगार हूँ मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूँ मैं। या अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर देना, जो आज तक मैंने बुरे सलूक लोगों के साथ, अपने माँ बाप के साथ और अपनी बीवी के साथ किया है, उसके लिए तू मुझे माफ़ कर देना मेरे खुदा। मैं बहुत गुनाहगार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि मैं कभी आज के बाद इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। या मेरे खुदा, तू मुझे माफ़ कर देना मेरे मौला, मुझे माफ़ कर देना। बिलाल के दिल में बहुत ही ज़्यादा नदामत और शर्मिंदगी होती है, क्योंकि उसको अपने किए के सारे अमाल का अंजाम पता चल जाता है कि आखिर मौत है, और वो वहाँ से चला जाता है। खतीजा बेटा, अगर खाना बना लिया है तो ऐसे करो, तुम मेरे साथ ही बैठकर खा लो, क्योंकि रोज बिलाल तो लेट ही आता है। तुम पहले खाना खा लो बेटा, हम दोनों इकट्ठे खाना खा लेते हैं। नहीं अम्मी जान, वो दरअसल बिलाल कह के गए थे रात को हम बाहर जाकर इकट्ठे खाना खाएंगे, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकती। अम्मी जान, आप खाना खा लें प्लीज, आप खा लीजिए। आज के बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी और सबसे प्यारी दोस्त बन के रहोगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है ऐसा ही होगा। बस मैं उस वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ जब मैंने ये सब कुछ किया। मुझे बहुत ही अपने आप पर रोना आता है, काश मैं ऐसा ना करता।
जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, वो पुराना वक्त था और माजी को याद करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी। हमें अपने हाल में ही जीना चाहिए और आज हम खुश हैं, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। और आप भी खुश ही रहा करें। आज के बाद हमारे बीच में कभी भी कोई भी किसी किस्म की नाचाकी नहीं होगी। तुम बहुत समझदार हो और मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। इसी तरह वो दोनों अपना सारा पुराना वक्त भूलकर नई जिंदगी शुरू करने लग जाते हैं, जो कि एक इस्लामी तरीके की जिंदगी होती है जिसमें मियां बीवी दोनों को बराबर की इज्जत मिलती है। कई साल पहले की बात है। इस धरती पर सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। उसके बाप ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसकी माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। जब सिंड्रेला के वालिद ने दूसरी शादी की तो इसके जीवन में बहुत बदलाव आया। इसके वालिद की नई बीवी और इनकी 2 बेटियां सुतेले वालिद के घर रहने आ गईं। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के वालिद को लंबे सफ़र पर जाना पड़ा और यही वो वक्त था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। वालिद के शहर से बाहर जाते ही सौतेली माँ ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। सिंड्रेला के साथ तकरार करनी शुरू कर दी। सिंड्रेला की सौतेली माँ के साथ साथ दोनों बहनों को भी वो एक आंख नहीं भाती थी और सारे मिलकर प्लानिंग करते थे कि इसको किस तरह सताया जाए और दोनों मिलकर बहनें उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थीं। लड़की सुनो, ये अपने तौर तरीके बदलो और हाँ सुनो, आज से सारे घर के काम तुम करोगी। लेकिन अम्मी मुझे तो कोई काम नहीं करना आता। मेरे बाप ने तो मुझे हमेशा शहजादियों की तरह ही रखा है। मैं ये सब काम कैसे करूँगी? मैंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें काम करना आता है या नहीं आता। मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि आज से सारे घर के काम तुम करोगी और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, जैसा आप कहती है वैसा ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी। काम चोर निकट्टी कहेगी, कब से तुम्हें मैंने कहा हुआ है मेरा कमरा साफ कर दो, मुझे जल्दी सोने की आदत है। कितना गंदा पड़ा है कमरा, क्या मसला है, क्यों नहीं साफ किया? वो मैं अम्मी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा घर के काम होते हैं। अम्मी ने सारे काम मेरे ज़िम्मे डाल दिए हैं। अब तुम्हारा कमरा साफ करते हुए टाइम नहीं मिला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की कोई आदत नहीं है ना, कुछ हो गया, जल्दी साफ करो। मैडम, राजकुमार के हुक्म के मुताबिक महल में एक पार्टी रखी गई है। शादी के लिए हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों को इस पार्टी में मदऊ किया जाता है। अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं तो आप उनको लेकर हमारी पार्टी में ज़रूर आएं और हमारी पार्टी की रौनक बढ़ाएं। राजकुमार की तरफ से आप सबको दावत है। अरे बच्ची देखना, हम दोनों इतनी प्यारी लगेगी ना, इतनी प्यारी खूबसूरत तैयार होंगी ना, सारी दुनिया देखती रह जाएगी हमें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दुनिया क्यों नहीं देखेगी हमारी खूबसूरती को। हम दोनों इतनी प्यारी लगेंगी ना कि सब जल बुनकर राख हो जाएंगे हमें देखकर। तुम दोनों को इतना प्यारा खूबसूरत तैयार होना है कि तुम दोनों में से ही कोई सिलेक्ट करे वो। हाँ बता रही हूँ। अम्मी, अगर उस चुड़ैल को आप साथ लेकर गई ना तो देखना, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम वो सिंड्रेला को नहीं लेके जाएंगे। उसके साथ होने से हमारा सारा पार्टी का मजा खराब हो जाएगा और हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अरे मैं जान, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देखना, मैं बहुत ही प्यारे कपड़े सिलवाऊंगी, बहुत प्यारे, बहुत बड़ी सी फ्रॉक सिलवाऊंगी। अरे मेरी बेटियों, तुम दोनों फिक्र ना करो, मैंने पहले ही सोच रखा है। मैं तुम दोनों के लिए अभी से शॉपिंग की तैयारी कर रही हूँ। जाओ, तैयार हो जाओ जाके। तुम बताओ, तुम्हें कैसे लगता है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें? मैं तो नए कपड़े सिलवाऊंगी भाई, मैं पुराने कपड़े पहनने वाली नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पुराने कपड़े पहनूंगी? हाँ, मैं तो अपने लिए इतना प्यारा ड्रेस सिलवाऊंगी, सब दुनिया देखती रह जाएगी। देखना जरा। हाँ बस वो सिंड्रेला मनहूस ना हो ना, फिर तो हमें बड़ा ही मजा आने वाला है। बस वो ना जाए। तुम उस मनहूस का नाम बार बार लेकर क्यों सारा मजा की जिक्र करिए? चलो जाने तो, छोड़ो उसको।
अगर मेरे अब्बू जान होते तो वो मुझे इस पार्टी में ज़रूर लेकर जाते, पर मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहनें कभी भी नहीं चाहेंगी कि मैं उस पार्टी में जाऊँ। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं भी जाना चाहती हूँ उस पार्टी में। अम्मी जान, क्या अब मैं पार्टी में जा सकती हूँ? मैंने घर के सारे काम भी कर लिए हैं, क्या मैं अपनी भी तैयारी कर लूँ? प्लीज़ मुझे भी इजाज़त दे दे जाने की। जब एक बार मैंने तुम्हें मना कर दिया है कि तुम पार्टी में नहीं जाओगी, तो तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? तुम जाओ और मेरी दोनों बेटियों के सारे काम करवाओ, जाके उनके कपड़े इस्त्री करो और उनकी तैयारी करवाओ, उनके जूते साफ करो। चली जाओ। लेकिन अम्मी जान, मैं उनके काम क्यों करवाऊं? मैं इस घर की मालकिन हूँ। आप लोग बाद में यहाँ पर आए हैं, मैं इस घर की बेटी हूँ और मुझे मेरा ज़्यादा हक बनता है पार्टी पर जाने का। मुझसे ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, चलो दफ़ा आ जाओ यहाँ से। याद रखिएगा, आप बहुत नाइंसाफ़ी कर रही हैं मेरे साथ, मैं अपने बाबा को बताऊँगी। बस बहुत हो गया, मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, और बता देना अपने बाबा को। और याद रखो, तुम्हारा बाबा 4 साल से पहले वापस आने वालों में से नहीं है। चलो जाके मेरी बेटियों की तैयारी करवाओ जाकर, मनहूस ना हो तो काली नज़र रखी हुई है पार्टी पर। अरे वाह, तुमने तो इतने प्यारे अपने बाल कर लिए हैं, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, वैसे मैं तो हूँ ही बहुत प्यारी, लेकिन वैसे तुम्हारे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, तुम भी थोड़ी अच्छी लग रही हो पहले से। अच्छा सुनो, वो अम्मी कह रही थी कि ना सिंड्रेला को नहीं लेके जाना, उसको बिल्कुल भी कोई बात नहीं बतानी कि हमने क्या शॉपिंग की और क्या चीजें खरीदी हैं। पता है, मैंने ही अम्मी को कहा था कि उसको नहीं लेके जाना हमने। मुझे तो इतना मजा आ रहा है, पता नहीं कब आएगा वो दिन, जल्दी आ जाए। बस राजकुमार एक बार मुझे पसंद कर ले, फिर देखना क्या होता है। मैं तुम सबको महल में ले जाऊंगी फिर। वैसे अगर उसने मुझे पसंद कर लिया तो भी एक ही बात है। पार्टी में ना जाने की वजह से सिंड्रेला बहुत ही दुखी होती है और वो अपने पापा को बहुत याद करती है। पता नहीं हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। वो बहुत कुछ सोचती है, बहुत तरकीब लगाती है कि किसी तरीके से वो पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। सुनो लड़की, हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, और तुम पीछे से घर के सारे काम कर लेना, और रात को अच्छे तरीके से दरवाज़ा बंद करके लेट जाना, हमें देर हो जाएगी आने में। पर अम्मी जान, अगर आप मुझे भी ले जाती तो क्या हो जाता? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेना था, वहाँ पार्टी ही एंजॉय कर लेनी थी। यहाँ रोना धोना और मनहूसत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठी रहो और अपने काम करो। ठीक है, आप चली जाएं और मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं और अपनी दोनों बेटियों को भी ले जाएं और जाकर पार्टी एंजॉय करें और राजकुमार की दुल्हन बनाएं उनको। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी कहने की, आप जा सकती हैं, चली जाएं आप। सिंड्रेला की माँ और बहनें दोनों उसको छोड़कर पार्टी में चली जाती हैं कि अचानक एक परी नमूदार होती है। सुनो सिंड्रेला, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ और दोनों सौतेली बहनें तुम्हें छोड़कर पार्टी में चली गई हैं और तुम भी पार्टी में जाना चाहती हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए पार्टी में जाने का इंतज़ाम करूँगी और तुम बस मेरी बात मानना। मैं तुम्हारे लिए एक बग्गी का इंतज़ाम करूँगी, तुम उसमें बैठकर पार्टी में जा सकती हो, लेकिन याद रहे रात को 12 बजे के बाद वो बग्गी गायब हो जाएगी, इसलिए पार्टी में जाने के बाद तुम 12 बजे से पहले घर वापस आना होगा, वरना तुम वहीं अपना असली भेष में आ जाओगी। ये सब कुछ सुनने के बाद सिंड्रेला फ़ौरन से बग्गी में बैठ जाती है और बग्गी चलना शुरू कर देती है। बग्गी सिंड्रेला को बादशाह के महल की तरफ लेकर जाती है और ताकि वो वहाँ जाकर पार्टी एंजॉय कर सके। चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है।
फसाद की दूर है ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल दिल अचूर है। अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है, होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे। अब ये इतनी प्यारी लड़की कौन है? सिंड्रेला जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए दोनों बहनें उसको पहचान नहीं पाई, लेकिन आपस में ही डिस्कस करती रही कि ये कौन है लड़की। उसकी माँ ने भी उसको पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी उसको काट खाने वाली नज़रों से देखती रही। अरे ये क्या हुआ? मुझे लगता है मैं अपनी एक सैंडल वहीं पर जल्दी जल्दी में भूल आई हूँ। अब क्या होगा? अब क्या होगा? शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं और मुझे किसी ने पहचाना नहीं। शुक्र है मैं उनके आने से पहले घर वापस आ गई हूँ। मुझे सो जाना चाहिए इससे पहले कि अम्मी आकर 100 सवाल पूछें मुझसे। मुझे सो जाना चाहिए। हद है वैसे, मैं उस लड़की को प्रपोज करने ही वाला था कि वो भाग गई, चली गई अपने घर पर। लेकिन देखो ये उसकी एक सैंडल इधर रह गई है। ऐसे करो पूरे इलाके में जाओ और उस लड़की को ढूंढो जिसके ये सैंडल पूरी आ जाएगी। ज़रूर उसके पास इसका दूसरा पाँव होगा। मुझे वो लड़की हर हाल। राजकुमार आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको ढूंढने की, चाहे इसके लिए मुझे सारी रात लगानी पड़े, लेकिन मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही लाऊंगा आपके लिए और आपके हुक्म का पालन करूँगा। आप फिक्र ना करें, वो जल्द ही मिल जाएगी। हम अभी से अपना काम शुरू करते हैं। हाँ, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसको ढूंढ लाओगे। याद रखना वो ही मेरी राजकुमारी बनेगी। उसको ढूंढना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी से जाओ और जितने बंदे चाहिए ले जाओ और उसको ढूंढो। या अल्लाह, मेरी सैंडल ये रह गई थी वहाँ पर और राजकुमार सारे शहर में ढूंढता फिर रहा है उस लड़की को। अब मैं क्या करूँगी? अगर वो मुझे पहनाएंगे तो मेरी सैंडल पूरी आ जाएगी। या अल्लाह, मैं पहले ही ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। जो भी हो बेहतरी ही के लिए हो। मेरी माँ तो बहुत मुझ पे जुल्म कर रही है, वो तो कभी भी मुझे ये सैंडल नहीं पहनने देगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना, मेरी माँ से मेरी मदद फरमाना। हाँ जनाब, कैसे आना हुआ हमारे घर? राजकुमार को जौन सी लड़की पसंद आई थी वो अपनी एक सैंडल वहाँ भूल गई थी, तो उसको राजकुमार अपनी राजकुमारी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम हर घर में जा रहे हैं उसकी सैंडल पहनाने के लिए। अगर आपके घर में जौन सी बच्चियां हैं उनको लेकर आए, हम वो सैंडल चेक करेंगे उनकी। क्या? लेकिन मेरे घर में तो सिर्फ मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। आप ज़रा प्लीज़ तशरीफ़ रखें, उनके ही सैंडल हैं ये। उनकी सैंडल गुम हो गई थी, आप उनको पहनाएं, उनकी पूरी आ जाएगी। क्या कर रहे हो? जरा आहिस्ता पहनाओ। क्या मेरा पाँव तोड़ोगे? क्या कर रहे हो? अरे माफ़ कीजिएगा मैडम, वैसे ये आपके लिए ही पूरी आ रही है, आपका तो पाँव ही बहुत बड़ा है। क्या तुम थोड़ी और कोशिश नहीं कर सकते? थोड़ी सी और कोशिश करो, आ जाएगी ये। अरे नहीं मैडम, ये बिल्कुल भी आपके नहीं आएगी, चाहे 7 जन्म भी गुजर जाएं, ये फिर भी आपके नहीं आएगी। आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं, जाने दीजिए मुझे। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था कमरे से बाहर नहीं निकलना, यहाँ क्या कर रही हो फिर? अरे अम्मी जान, मैं तो सिर्फ मेहमान के लिए चाय लेकर आई थी। मैंने सोचा मेहमान आए हुए हैं तो चाय ले जाती हूँ, वरना मैं तो नहीं आ रही थी। माफ़ कर दीजिए मुझे। अच्छा चलो जाओ भी, अब यहाँ से दफ़ा भी हो जाओ, अपनी शक्ल गुम करो, यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी, मुझे जाने दो प्लीज़। मैं नहीं ये पहनूंगी सैंडल। ये राजकुमार का हुक्म है कि इस शहर की हर लड़की ये सैंडल पहनकर देखेगी। अगर राजकुमार के हुक्म के खिलाफ गई तो सज़ा भी मिल सकती है तुमको। ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। वैसे भी ये सैंडल मेरी ही है और मुझे आ जाएगी।
मैं ही राजकुमार के वहाँ से भाग कर आई थी और मेरी सैंडल वहाँ गिर गई थी। आप चाहें तो पहना कर देख सकते हैं और इसका दूसरा पाँव भी मेरे पास मौजूद है। मैं बस अपनी माँ के डर से आपसे ये बात नहीं कर रही थी। अरे वाह, तुम्हारे तो वाकई ये सैंडल आ गई है। तो मतलब तुम ही वो लड़की थी जिसको राजकुमार ढूंढ रहे थे। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। वैसे भी मैं तंग आ गई हूँ इस तरह की ज़िंदगी से। मैं राजकुमार के पास ज़रूर जाऊँगी। चलिए चलते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? वो कैसे महारानी बनकर बैठ गई है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ऊपर से अम्मी उसका सारा गुस्सा हम पर निकाल रही हैं। अभी मुझे इतनी जलालत की उन्होंने, पता नहीं। अब तुम लोगों को यहाँ बकवास करने का क्या फ़ायदा है? चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ पर। देखो कैसे वो राजकुमारी बनकर बैठ गई है और तुम लोग जाओ उसकी नुकरानियाँ बन जाओ जाकर। चलो दफ़ा हो जाओ, घर के काम कौन करेगा? चलो एक लड़की कपड़े धोए जाकर, एक बर्तन धोए। तुम ना करो तो कोई काम, देखना तुम लोगों के हाथ तोड़कर मैं पकड़ा दूंगी तुम्हारे हाथ पे। दफ़ा हो जाओ। इस तरह सिंड्रेला राजकुमार के महल में चली जाती है और उसके साथ हंसी खुशी एंगेजमेंट भी कर लेती है और वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाने का वादा कर लेती है। राजकुमार भी उसको प्रपोज़ करता है और शादी की ऑफ़र करता है और फिर बहुत जल्द उनकी शादी हो जाती है और वो हमेशा के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। इस तरह सिंड्रेला की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं और वो दोनों बहुत ही हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। कराची के एक गांव में सोनिया नाम की एक औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, खुशी और मिशी। खुशी बहुत ही खूबसूरत थी क्योंकि उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था और वो हर वक्त सजी सवरी रहती थी और अपनी बहन से बहुत नफरत करती थी। मिशी एक समझदार लड़की थी। ए काली किलोटी, मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया कर। मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं बाजी, मेरा स्कार्फ नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कहीं मैंने भूलकर आपकी अलमारी में तो नहीं रख दिया। बस मैं वही ढूंढने के लिए गई थी आपकी अलमारी के पास, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मेरी अलमारी को हाथ लगाया तो तेरा हाथ तोड़ कर रख दूंगी। बस करो बाजी, ऐसा भी क्या सोना रखा है तुमने अपनी अलमारी में जो कि मैं चुरा लूँगी। अरे काली मनहूस, तुमको तो अपनी बहन कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुम कितनी काली हो। अच्छी। खुशी और मिशी आपस में झगड़ ही रही होती हैं कि अचानक अंदर सोनिया आ जाती है। तुम दोनों सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे हो? अम्मी के आते ही दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लग जाती हैं और खुशी मिशी की खूब शिकायतें लगाती है और उसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है। अम्मी जान, ये काली कुलूटी मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी चीज़ों को हाथ लगाने से बाज नहीं आती। इसको मना किया करें आप। देख लीजिए अम्मी जान, बात बात पर काली रंगत के ताने देती है मुझे बाजी। घर में तो ऐसा करती है पर स्कूल में भी नीचा दिखाती है मुझे बाजी। कहीं भी मुझे बाजी तक भी बोलने नहीं देती। कहती है कि मैं तेरी बहन ही नहीं हूँ। ये कहते ही मिशी फूट फूट कर रोने लग जाती है। खुशी, तुम्हें अपनी बहन से इतनी नफरत क्यों है? अम्मी जान, क्योंकि ये काली है और काली मुझे पसंद नहीं लगती। क्यों बेटा, काले क्या इंसान नहीं होते? होते होंगे पर मेरी नज़र में नहीं होते अम्मी जान। खामोश, तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। अब ऐसा करो, तुम दोनों तैयार होकर स्कूल जाओ।
तुम दोनों को तो मैं स्कूल से वापस आने के बाद पूछती हूँ। कुछ भी कर लीजिए अम्मी जान, ये काली मुझे कभी पसंद नहीं आएगी। मुझे हमेशा ही इससे नफ़रत रहेगी और मैं इसको अपनी कभी बहन नहीं मान सकती। सोनिया के डांटने से खुशी फिर वक्त तो खामोश हो जाती है। फिर दोनों बहनें तैयार होकर खामोशी से किचन में जाकर नाश्ता करने लग जाती हैं। स्कूल जाकर मिशी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है और वो अकेली बैठकर रो रही होती है। मिशी को रोता देखकर बच्चे खुशी को इसकी मदद करने के लिए कहते हैं। ऐ खुशी, तेरी छोटी बहन वहाँ कमरे में इतना रो रही है, जाकर उसको पूछ ही लो क्या मसला है। आखिर तो वो तेरी सगी बहन ही है ना। तू अपनी सगी बहन की भी मदद नहीं कर रही। कैसी बहन हो तुम, अजीब हो तुम। वो तुम्हारी सगी बहन रो रही है और तुम एक बार भी उसके पास नहीं गई हो। चुप रहो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं तुम लोगों को। ये तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं। ये मर भी जाए ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा इस काली कुलूटी को उठा ही ले तो अच्छा होगा मेरे लिए। उसी वक्त मिशी की उस्तानी वहाँ आ जाती है। उसकी बात सुनकर उसको समझाने खुशी लगती बेटा, है। क्या रंग काला होने से कोई मनहूस हो जाता है? क्या रिश्ते रंगों से बनते हैं? मिशी काली है तो क्या हुआ, तुम्हारी सगी बहन तो है ना। मेरी इससे नहीं बनती, इसलिए मैं इसको अपनी बहन नहीं मानती। खुशी टीचर की बातों से गुस्सा करती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसको समझाए। फिर इसके जाने के बाद टीचर खुद जाकर मिशी के पास उसको संभालती हैं और उसको हौसला देने की कोशिश करती हैं। क्या बात है मिशी बेटी, तुम इस तरह अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? मैम, मेरा रंग काला है इसलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी बहन भी मुझसे नफ़रत करती है, हमेशा लड़ती रहती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम्हारी अम्मी तो तुमसे प्यार करती है ना। हाँ मैम, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो बस बेटा, तुम खुद को नसीब वाली समझो, क्योंकि जिनको अम्मी का प्यार मिल जाए उनको ज़िंदगी में किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं होती। सच मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। टीचर के समझाने के बाद मिशी बहुत खुश हो जाती है और सारा दिन मुस्कुराती रहती है और खुश रहती है, क्योंकि अब उसको अपनी बहन की कही गई बातों पर ज़रा भी मलाल नहीं आता और ना ही दुख होता है। जब शाम को सोनिया उसके पास आकर बैठती है तो वो उनसे पूछती है, अम्मी जान, क्या आप मुझको भी खुशी जितनी मोहब्बत करती हैं? अम्मी के प्यार पर कभी शक नहीं करते बेटा। मैं तुम दोनों को बहुत अजीज़ रखती हूँ और तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। सच अम्मी जान? और क्या, अब मैं अपना कलेजा चीर कर दिखाऊं तुमको क्या? अरे नहीं अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। जिस दिन तुम खुद माँ बनोगी ना, उस दिन खुद ही समझ जाओगी कि एक माँ अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार करती है। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। खुशी और मिशी 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने लगती हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी खुशी में कोई बदलाव नहीं आता। वो मिशी से आज भी उतनी ही नफ़रत करती है।
लेकिन इस दौरान वो एक लड़के साहिल की मोहब्बत में बढ़ जाती है और सारा दिन इसी को याद करती है। मिशी का दिल दुखाने के लिए वो अम्मी से साहिल की बातें बढ़ चढ़ कर करती रहती थी, सिर्फ उसका दिल दुखाने के लिए। अम्मी, खुशी किस्मत वाली है जो इसको साहिल जैसा लड़का मिल गया। अरे मिलता क्यों नहीं, मेरी बेटी तो परियों जैसी खूबसूरत है। परियों जैसी खूबसूरत हो ना, इसीलिए तो वो मुझको जान से ज़्यादा प्यार करता है। कहता है मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुमको छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बेटी, इससे अच्छे तो इसके वालिदैन हैं जिन्होंने तुमको अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लिया है। अरे अम्मी जान, ये सब तो मेरी खूबसूरती का कमाल है, वरना बदसूरत लोगों को कौन पसंद करता है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, गुरूर अच्छी चीज़ नहीं, बदसूरत भी तो इंसान ही होते हैं ना बेटी। होते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानती अम्मी जान। ये सब बातें खुशी अपनी बहन मिशी को जलाने के लिए कर रही थी, क्योंकि उसको अपने हुस्न पर बहुत नाज था। लेकिन मिशी बहुत अक्लमंद थी, उसको इस तरह की बातों पर कोई असर नहीं होता, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मिशी, इसकी बातें दिल पर मत लिया करो, बस गोरी ही तो है ना। मेरी नज़र में तो तुम भी बहुत ही खूबसूरत हो। अम्मी जान, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे जो कहना है कहने दीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इस तरह मिशी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लेती है, लेकिन खुशी अपनी तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देती, बल्कि वो सारा दिन साहिल के साथ बाहर घूमती रहती है और वो साहिल के साथ ही ज़्यादातर अपना वक्त गुजारती है। एक दिन वो दोनों बाहर घूमने निकले होते हैं कि एक दिन अचानक उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और खुशी बेहद ज़ख्मी हो जाती है और साहिल उसको ज़ख्मी हालत में छोड़कर ही चला जाता है, जबकि वो उसको बहुत पुकारती है लेकिन नहीं आता। खुशी के चेहरे पर बहुत चोट आई है, उसको बचाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहिब, आप मेरे जिस्म का सारा खून निचोड़ लें, पर प्लीज़ मेरी प्यारी बहन को बचा लीजिए। इस तरह मिशी के खून देने से खुशी की जान बच जाती है और खुशी बहुत ही उदास होती है क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती आई है, पर फिर भी मिशी उसको पूरे दिल से कबूल कर लेती है। इसके चेहरे पर बददुमा दाग पड़ने की वजह से साहिल भी उसको छोड़कर चला जाता है। अब वो बहुत पछताती है। मैं बहुत बड़ी पागल थी अम्मी जान, इस दुनिया को ना समझ सकी और ना ही कभी अपनी बहन की परवाह की। मैं इन सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब तो समझ आ गई ना कि इंसान की कीमत इसकी सूरत से नहीं बल्कि उसकी सीरत से की जाती है बेटा। अम्मी जान, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। अरे मेरी बच्ची, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम्हें माफ़ी ही मांगनी है तो जा अपनी उस बहन से मांग जिसने तुझे खून देकर नई ज़िंदगी दी है। हाँ अम्मी, ज़रूर मैं अपनी बहन से भी माफ़ी मांगूंगी। मिशी बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बाजी, क्या बात है? मेरी प्यारी छोटी बहन, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत ही बुरा सलूक किया है। अरे नहीं मेरी प्यारी बाजी, मैं तुमसे कल भी उतना ही प्यार करती थी, इतना ही आज प्यार करती हूँ। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों बहनें हैं और हमेशा हमारा प्यार बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। इस हादसे के बाद खुशी का सारा गरूर ख़त्म हो जाता है
और फिर वही बहन जिसको वो नफ़रत करती थी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान लगने लगती है। एक मीना नाम की भिखारन थी। वो पूरे शहर में घूम घूम कर भीख मांगा करती थी। इसका कोई ठिकाना नहीं था। लोगों का कहना था कि इसकी दिमागी हालत सही नहीं है और वो पागल है। इसी वजह से लोग उससे बहुत नफ़रत करते थे और कोई भी उसको भीख देने के लिए तैयार नहीं था। वो जिस दर पर भी जाती सब उसको खाली हाथ लौटाकर भाग जाते। कोई उसे भीख ना देता। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के वास्ते कुछ देते जाओ। अरे जा जा, तेरा हर वक्त यही काम है। भिखारन कहीं की, पागल ना हो तो दिमाग खराब कर रखा है। शदीद भूख की वजह से वो एक दुकान पर जाती है ताकि कुछ खाने के लिए ले सके। ए बेटा, कुछ खाने के लिए दे ना, तुझे अल्लाह का वास्ता है। अरे तो फिर आ गई, चल भाग यहाँ से। मैं तो उससे फ्री के लिए मांग नहीं रही। ये ले पकड़ सिक्के और मुझे कुछ खाने के लिए दे जल्दी। वो आदमी हमेशा की तरह तंग आकर कुछ ना कुछ उसको दे देता है। अरे मेरा बच्चा, तू अकेला यहाँ रो रहा है। चला, मैं तुझे सुलाती हूँ। आ मेरा बच्चा, कब से अकेला पड़ा है माँ के बिना। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, मेरा प्यारा है तू, मेरा प्यारा है तू, मेरा चंदा है तू। पता नहीं इस पागल को हर रात क्या हो जाता है। पूरे मोहल्ले का दिमाग खाती रहती है सारी रात। यहाँ ना लेटा कर तो चली जा यहाँ से। मीना चुपचाप उस औरत की डांट सुनकर वहीं सड़क पर लेट जाती है। सुबह उठकर दोबारा वो भीख मांगने चली जाती है। ए भिखारन, कितनी बार कहा है यहाँ सोसाइटी में ना आया कर। ये ले पकड़ पैसे, और आज के बाद इस सोसाइटी में आने की जरूरत नहीं है। चल चल यहाँ से चली जा, तेरे खाने पीने के पैसे काफी होंगे इसके अंदर, भाग जा। वो साहिब कितना अच्छा था, उसने मुझे कितने सारे पैसे दिए हैं। अब मैं जी बढ़कर खाना खाऊंगी। ए भिखारन, जल्दी से ये पर्स मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जल्दी कर, 1 मिनट से पहले ये पर्स मेरे हवाले कर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, ये मेरे पैसे हैं। जब दिमाग में सारी गोलियां उतारूंगा ना तो लग जाएगा पता किसके पैसे हैं। इस तरह वो चोर भिखारन के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। उस दिन वो रोती रोती बेचारी खाली पेट ही सो जाती है। वो काफ़ी देर से सोई ही होती है कि अचानक एक लड़का उसको देख रहा होता है। उसको उसकी हालत पर बड़ा तरस आता है और वो वहीं बैठकर उसके उठने का इंतज़ार करने लग जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? वो मैंने सोचा शायद आप कुछ परेशान हैं, आपको मदद की ज़रूरत है। हाँ, मैं 2 दिन से बहुत भूखी हूँ और एक चोर मेरा पर्स लेकर भाग गया और सारे पैसे उसी में थे। चले, मैं आपको खाना खिला दूंगा, लेकिन आपकी फैमिली कहाँ है? कौन होगा? मेरा कोई नहीं। एक बेटा था, पता नहीं वो भी अब कहाँ है। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे घर से निकाल दिया था और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया था। मेरा बेटा उस वक्त सिर्फ 8 माह का था। क्या आपको अपने शौहर और बच्चे का नाम याद है? हाँ, उस जल्लाद का नाम फिरोज था। फिरोज तो मेरे बाप का भी नाम है। उसने मुझे बताया था कि मेरी माँ मर गई है। अरे, जैसा तेरी गर्दन पर निशान है ना, ऐसा ही मेरे बच्चे की गर्दन पर भी निशान था। और मतलब आप ही मेरी माँ है और मैं आपसे इतने साल दूर रहा हूँ। मेरी माँ और वालिद एक कार एक्सीडेंट में हलाक हो गए थे, तब से ही मैं अकेला रहता हूँ। अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आप मेरे साथ रहोगी, आप मेरे साथ चलिए। वो लड़का अपनी माँ को लेकर अपने घर खुशी खुशी चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि इतने साल उसने अपनी माँ को कैसे मिस किया और कितनी उसकी याद में तड़पता और रोता रहा। बेटा, अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तेरे पास आ गई हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ। अब मैं ही तेरा ख्याल रखूँगी। इस दौरान मैंने अल्लाह से कुछ नहीं मांगा था, बस मैंने अल्लाह से यही मांगा था मुझे मेरा बेटा मिल जाए। इस तरह दोनों बिछड़े हुए माँ और बेटा मिल जाते हैं और एक दूसरे से अपने अपने दुख शेयर करने लग जाते हैं।
अरे चुप कर जाओ मेरे बेटे, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी। अब तुम कभी नहीं रोओगे, अब तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये तमाम स्टोरीज जो इतनी मेहनत के साथ बनाई गई हैं पसंद आई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।